अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। आज आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 14 है और सेम यही चैप्टर जीसीयू फैसलाबाद के सेमेस्टर 1 का ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो बीकॉम पार्ट 1 या एडीपी 1 है उसके अंदर अकाउंटिंग का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसके साथ याद रखें, बीकॉम पार्ट 2 के अंदर इनकम टैक्स की जो बुक है उसके अंदर भी ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है, जिसके अंदर हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल है या रेवेन्यू। और ये डिसाइड करना क्यों ज़्यादा अहम है? नंबर 1, इसका इम्पैक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पर क्या पड़ता है। अगर हम एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू बना दें या रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दें, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आईकॉम के अंदर ये जो चैप्टर है इतना इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर सिर्फ तकरीबन 25 मार्क्स का कंप्लीट पेपर होता है। वजह, नंबर 1 न्यूमेरिकल आता है 20 मार्क्स का, नंबर 2 तकरीबन 2 डेफिनेशन होती हैं, और नंबर 3 1 या 2 एमसीक्यू। इस तरह से ये जो चैप्टर है एक तो आसान है और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें कोई बहुत बड़ी जो है वो रॉकेट साइंस भी नहीं है। इस तरह से आप इस चैप्टर के ज़रिए से इजीली अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पास कर सकते हैं। और एंड पर मैं आपको ये बताऊंगा कि एक ऐसा क्या जुगाड़ है और एक ऐसी कौन सी बात है कि अगर आप उसको जहन में रख लें तो तकरीबन 80% ट्रांजैक्शंस को आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह समझिए और सुनते रहिए, इसको कंप्लीट सुनिए, ताकि जहाँ कहीं वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे कि वो कौन सा शॉर्टकट क्ल्यू है जिसकी वजह से हम इस चैप्टर को इजीली कर सकते हैं। चलते हैं चैप्टर की तरफ। बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, इससे पहले हमने ट्रांजैक्शन को दो तरह से पढ़ा था, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आज हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक और एंगल से पढ़ेंगे, टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक हमारे पास शॉर्ट टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं और एक लॉन्ग टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम करते हैं। शॉर्ट टर्म से क्या मुराद है? बेनिफिट लेस देन अ ईयर, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका फायदा 1 साल से कम अरसे के लिए हो। और दूसरी है लॉन्ग टर्म, बेनिफिट मोर देन अ ईयर, ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए किया जाए, उसको लॉन्ग टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। शॉर्ट टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर हमारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं और रेवेन्यू पेमेंट्स होती है। मतलब ये कि हमारा बिजनेस कहाँ से पैसे कमाता है और कहाँ पे खर्च करता है, शॉर्ट टर्म के लिए। और नंबर 2, लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन जो है उनमें हमारे पास कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट्स, हमारे बिजनेस के अंदर जो बड़ा इनफ्लो है जिसके अंदर हम एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं और एसेट्स के अगेंस्ट हम पेमेंट्स करते हैं, एसेट्स को सेल करके हम अर्न करते हैं। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी वाली होती है? अब चलते हैं वापस शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन। याद रखें, इसका ताल्लुक दो चीज़ों के साथ है। नंबर 1,
गुड्स के साथ, और नंबर 2 बिजनेस ऑपरेशन के साथ। या तो हम अपने बिजनेस के अंदर गुड्स प्रोड्यूस करके सेल आउट करते हैं, या फिर ये हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कि गुड्स खरीदते हैं और गुड्स को आगे रीसेल कर देते हैं। या फिर ये है जो बिजनेस हम कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर बिजनेस ऑपरेशन जो है वो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम कंसीडर किया जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम कैपिटल रिसीट और पेमेंट्स के हवाले से देखें तो यहाँ पर हमें 2 एसेट्स का जो है वो सिलसिला हमारे सामने आएगा कि हमारी तमाम इन्वेस्टमेंट्स दैट आर बिलोंग्स टू टेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट्स मीन कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरी सूरत है इनटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट ऑन द इनटेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? एसेट्स दैट हैविंग अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो असाजात जो देखे जा सकते हैं और छुए जा सकते हैं, यू कैन सी एंड टच, उन्हें हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस उनकी होती है, यानी वो नजर आते हैं, देखे जा सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार एंड एटसेट्रा। और जबकि कैपिटल पेमेंट्स के अंदर हमारे पास जो आउटफ्लो है उसके अंदर, और इनटेंजिबल एसेट से मुराद क्या है? इनटेंजिबल एसेट से मुराद है कॉस्ट ऑफ गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और इस तरह के लीगल एक्सपेंस। तो ये हमारे पास जो 2 कैटेगरीज हुई यहां पर, नंबर 1 टेंजिबल एसेट्स और नंबर 2 इनटेंजिबल एसेट्स। और जबकि शॉर्ट टर्म के लिए एक ही चीज है मेन, गुड्स। आगे देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उनके अंदर मेन क्वालिटी क्या होती है, यानी किस एक्सपेंस को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं और किस एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसके अंदर नॉर्मली ये 4 मेन क्वालिटीज को हम देखते हैं। नंबर 1 लॉन्ग टर्म बेनिफिट, स्पेंड ऑन एक्वायरिंग और इंप्रूविंग फिक्स्ड एसेट्स। हम जो पैसे खर्च करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने पर और उनको इंप्रूव करने पर, सच एज मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट that provide benefits over multiple accounting years, जिसका फायदा हमें कई सालों तक मिलता रहता है। और नेक्स्ट वन है नॉन रिकरिंग, ऐसे एक्सपेंस जो बार बार नहीं होते, यूजुअली अ वन टाइम सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, इन जिनके ऊपर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है और वो एक ही मर्तबा किया जाएगा। मसलन आपने मशीन खरीदी, 5-6 साल चलेगी, बिल्डिंग खरीदी है वही 5-6 साल या 10 साल या 50 साल। इस तरह ये एक बड़ा ही इन्वेस्टमेंट है हमारी, और इसका बेनिफिट हमें एक लंबे अरसे तक जो है वो मिलता रहता है। तीसरी क्वालिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंदर होती है शोन इन बैलेंस शीट, ट्रीटेड एज एन एसेट एंड नॉट चार्ज डायरेक्टली टू द इनकम स्टेटमेंट। तमाम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं इनको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते, ये ओनली सिर्फ जो है वो बैलेंस शीट में ही लिखे जाते हैं, इनका ताल्लुक बैलेंस शीट के साथ है। और उसके बाद है इनहांसेस अर्निंग कैपेसिटी। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये हमारी कमाने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं, एम्स टू इंक्रीज द बिजनेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी और एफिशिएंसी। इनकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो एक्सप्लोर होता है, हमारा बिजनेस बढ़ता है, हमारा बिजनेस जो है वो अपनी गुडविल जनरेट करता है। एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर परचेज ऑफ लैंड, मशीनरी, व्हीकल्स और मेजर बिल्डिंग रेनोवेशन। याद रखें, अगर आपने बिल्डिंग बनाई तो बिल्डिंग बनाने के बाद उस पर फर्स्ट टाइम पर जो हम वाइट वॉश करते हैं
वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। किसी भी एसेट को जब तक वर्किंग कंडीशन में नहीं ले आते उस वक्त तक जो कुछ उस पर खर्च किया जाएगा वो सारे का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और जब एक एसेट वर्किंग कंडीशन में आ जाए उसके बाद दोबारा उसको जब हम रेनोवेट करेंगे, उसके ऊपर दोबारा एक्सपेंस करेंगे, उसकी मेंटेनेंस करवाएंगे, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, याद रखिएगा। यानी जब फर्स्ट टाइम करवाएंगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, और जो बार बार होना शुरू हो जाएंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंदर मेन क्वालिटी क्या होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंदर जो मेन क्वालिटी है, नंबर 1 शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है, स्पेंड ऑन द डे टू डे एक्सपेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ अ बिजनेस। हम अपने कारोबार को मेंटेन करने के लिए रोजाना के खर्चे करते हैं, वो तमाम एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। नंबर 2 रिकरिंग इन नेचर, हैपेंस रेगुलरली टू कीप द बिजनेस रनिंग। अपने कारोबार को चलाने के लिए, ताकि ये चलता रहे, उसको चलाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो बार बार होते हैं, ठीक है, जिनकी आगे एग्जांपल मैं बताऊंगा। तो ये जो बार बार के एक्सपेंस होते हैं इनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर करते हैं। उसके बाद है शोन इन इनकम स्टेटमेंट, treated as an expense and charged in the period in which it is incurred। मीन जो भी खर्चा हम करते हैं वो खर्चा रेवेन्यू का उसी साल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करके उसको खत्म कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो एक्सपेंस हैं जो कारोबार को मेंटेन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खर्च किए जाते हैं। मसलन एग्जांपल्स देखें, सैलरीज बार बार देनी पड़ती हैं, रेंट बार बार देना पड़ता है, यूटिलिटी बिल्स ऑल जितने भी होते हैं, टेलीफोन, बिजली और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, और उसके अलावा इसकी एग्जांपल देखें। नंबर 1 सैलरीज, ये बार बार हम जो है वो हर मंथ पे करते हैं। रेंट हर मंथ पे करते हैं, मतलब ये कि हर मंथ का पे करते हैं। यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स में हमारा टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और दीगर एक्सपेंस वगैरह। रिपेयर, तमाम जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं उनको वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए हमें बार बार रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, आगे चल के हम उसको भी देख लेंगे। एंड ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, ऑफिस को रेगुलेट करने के लिए भी हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। ये तमाम एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। उसके बाद हम इन दोनों को शॉर्ट समरी की सूरत में देख सकते हैं। नंबर 1 ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट जो है ये 1 साल से ज्यादा होता है। 1 साल से ज्यादा है मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो सकता है। जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट, उनका फायदा उठाने का जो टाइम है वो शॉर्ट टर्म होता है। जैसे आपने आज एक्सपेंस सैलरी की है, रेंट दिया है, तो 1 साल के अंदर अंदर ही एग्जॉस्ट हो जाता है। फ्रीक्वेंसी, ये कितनी मरतबा होते हैं, ये नॉन रिक्वायरिंग इन नेचर होते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं ये नॉन रिक्वायरिंग इन नेचर होते हैं, ये बार बार नहीं होते, एक ही मरतबा किए जाएंगे, वंस टाइम। और जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की ये बार बार की जाती है, रिक्वायरिंग इन नेचर होती है, ये बार बार होंगे। सैलरी बार बार पे करेंगे, रेंट बार बार पे करेंगे, तो जो एक्सपेंस बार बार दिए जाते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ज़ुमरे में आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद हमारे पास होती है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये ऑनली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, बैलेंस शीट के अलावा इनको रिकॉर्ड नहीं करते। जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर, मीन ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी आ सकते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर भी इनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। पर्पस क्या होता है, किसी भी बड़े एसेट को खरीदना या एसेट्स को इंप्रूव करना, एक्सटेंशन करना, ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो मेंटेन डेली ऑपरेशंस को यूज करते हैं। और एग्जांपल्स के अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखें तो उसके अंदर हमारे पास है मशीनरी, लैंड, प्लांट, बिल्डिंग वगैरह वगैरह।
जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की एग्जांपल है वो आमतौर पर सैलरी, रेंट, रिपेयर वगैरह होती है। अब इसकी कुछ रीजंस हैं कि जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करते वक्त आपने उस स्टेटमेंट को बताना है, ये कैपिटल है तो इसकी वजह क्या है, ये रेवेन्यू है तो इसकी वजह क्या है। वो रीजंस को देख लें। नंबर 1, इट इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स, ये फिक्स एसेट से ताल्लुक रखती है इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इट इज परमानेंट एसेट ऑफ द बिजनेस, ये कारोबार का मुस्तकिल असासा है इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड कैन बी यूज फॉर द मेनी ईयर्स, और इसे कई सालों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ये अपने कारोबार की जो कमाने की सलाहियत है उसको बढ़ा देती है। इट इज नॉन रिक्वायरिंग इन नेचर, ये बार बार नहीं होते। इट्स बेनिफिट्स आर फॉर मोर देन 1 ईयर, इसका जो फायदा है वो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए हम लोग उठाते हैं। ठीक है, तो आपने जो स्टेटमेंट है वो उसको लिखना है। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने लिखना है इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, आगे बिकॉज, और उसके बाद इनमें से कोई एक रीजन। क्योंकि आमतौर पर क्वेश्चन के अंदर 10 ट्रांजैक्शन होती हैं तो उनमें से 3-4 जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की हैं, 3-4 बाकी जो है वो रेवेन्यू की होती हैं। तो हर एक के लिए अलग रीजन लिखना ये ज्यादा फायदेमंद होता है और इससे एग्जामिनर जो है वो अंडरस्टैंड अच्छी तरह से करता है। अदरवाइज एक जो रीजन है वो भी सब में लिखी जाए तो उसमें मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन 20 का जो क्वेश्चन है उसमें से आपको 17, 15, 18 नंबर तक ही लेके आएगा। 20 मार्क्स मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पूरे मार्क्स लेने के लिए आपको ये रीजन सारी याद कर लेनी है, इनको लिख लेना है। अगर आप ये लिख लेंगे, याद कर लेंगे तो यही रिपीट होंगी और इस तरह से आप इजीली जो है वो मार्क्स ऑब्टेन अच्छे कर सकते हैं। इसके बाद है रीजंस फॉर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की रीजंस क्या हो सकती है? जैसे मैंने शुरू में बता दिया, डे टू डे जैसे यूज हो रहा था। इसकी रीजंस के अंदर भी बिकॉज के बाद का जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूं है, इट इज डे टू डे एक्सपेंसेस, इट इज ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, ये रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, ये बिजनेस के ऑपरेशन के एक्सपेंस होते हैं। इट इज रिक्वायरिंग इन नेचर टू कीप द बिजनेस रनिंग, कारोबार को चलाने के लिए ये सारे खर्चे किए जाते हैं। इट्स बेनिफिट इज लेस देन 1 ईयर, इसका फायदा 1 साल से कम अरसे के लिए होता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड ऑपरेशंस, ये मौजूद कारोबार के अंदर जो असासाजात होते हैं उनको मेंटेन करना, उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से रखना और उनको ख़राब होने से बचाना, ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा होती हैं। तो ये थे हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर की रीज़न, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की रीज़न, और उसके बाद अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करने की तरफ। लेकिन सोल्यूशन से पहले मैं आपको वो ख़ास बात बता दूं जिससे कैपिटल और रेवेन्यू को अंडरस्टैंड करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। याद रखें, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर तो गुड्स का वर्ड आ जाता है, किसी भी स्टेटमेंट में अगर वर्ड गुड्स आ जाता है तो ये 99.99% यही है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। फिर समझ लें, किसी स्टेटमेंट के अंदर वर्ड गुड्स आ जाएगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। और इसके अलावा अगर किसी एक्सपेंस के अंदर रिपेयरिंग, मेंटेनेंस वगैरह के वर्ड्स आते हैं तो ये नॉर्मली जो है ये भी रेवेन्यू एक्सपेंस को ही एक्सप्लेन करते हैं। इससे भी मुराद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा, और ये जो मैंने रीजन लिखी हैं उनका फायदा हम कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर द सोल्यूशन में देखें। नंबर 1, कैरिंग पेड ऑन गुड्स परचेज्ड, ये एक स्टेटमेंट थी जो क्वेश्चन के अंदर, कैरिंग पेड ऑन गुड्स परचेज्ड, हमने चीजें खरीदी हैं और खरीद कर लाने पर उनका जो किराया अदा किया है। अब लिखना कैसे है, पूरी स्टेटमेंट एज इट इज लिख दें, कैरिंग पेड ऑन गुड्स परचेज्ड, आगे लिखे इज रेवेन्यू एक्सपेंस, इज रेवेन्यू एक्सपेंस, और कोशिश ये करेंगे इसको मार्कर से हाईलाइट कर दें या मार्कर से ही लिखें।
बिकॉज इट्स बेनिफिट इज लेस देन 1 ईयर। ये इतनी सी रीजन है। इसी तरह से दूसरी स्टेटमेंट देखें, wages paid for workmen for construction of a new building। तो अब ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखी गई और उसके बाद इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट एंड इट्स बेनिफिट इज मोर देन 1 ईयर। इसका खर्चा जो हमने किया ये तो फिक्स्ड एसेट्स के साथ ताल्लुक रखता है और इसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए मिलेगा, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ अ वर्न आउट पार्ट ऑफ प्लांट, हमारी जो प्लांट है उसका कोई हिस्सा टूट गया है तो क्या करना पड़ा, उसको तब्दील कर दिया हमने। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ अ वर्न आउट पार्ट ऑफ प्लांट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट हेल्प्स मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग एसेट एंड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ये कारोबार में मौजूद जो असासाजात हैं उनको मेंटेन करने में मददगार है और उसके साथ ये कारोबार को चला रहा है। उसके बाद रिपेयर टू फर्नीचर परचेज सेकेंड हैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज नॉन रिक्वायरिंग इन नेचर एंड इट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ये कारोबार की कमाने की सलाहियत को बढ़ा देगा। और नेक्स्ट वन है कॉस्ट ऑफ गुडविल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। अब हमारे पास जो इनटेंजिबल एसेट्स है उनमें से हमने फर्ज करें जैसे गुडविल खरीद ली या उसके अलावा सम टाइम ये होता है कि हम जो पेटेंट खरीदते हैं, ट्रेडमार्क खरीद लेते हैं, ब्रांड खरीदते हैं। तो ब्रांड खरीदने की वजह से हमारी सेल बढ़ जाती है। हम किसी कंपनी का जो उसकी जो फ्रेंचाइज है वो ले लें तो फ्रेंचाइज लेने से हमारी जो सेल है वो अंडरस्टूड है, हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। तो ये सारे के सारे लॉन्ग रन हमें बेनिफिट देते हैं, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और एक बात याद रखें, इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कीजिए और अपने लिए पास होना आसान कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इससे आपने फ़ायदा उठाया है या उठाएंगे या उठा सकते हैं तो यकीनन ये आपके लिए और मेरे लिए बरक़ात का सबब भी होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स अता फरमाए और आपको अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। याद रखिएगा, दुनिया के इम्तिहान की तैयारी के साथ आखिरत के इम्तिहान की तैयारी कीजिए। दुनिया के इम्तिहान का एक टाइम पीरियड फिक्स है, लेकिन आखिरत का इम्तिहान किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। इसलिए 5 वक्त नमाज अदा कीजिए, कुरान के साथ अपनी वाबस्तगी इख्तियार कीजिए, कुरान पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए और आपको दीन दुनिया की बरक़ात से मालामाल फरमाए। यही दुआ मेरे लिए भी आप कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हामी हो, नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैरा।